हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या होता है? मतलब भारत की भौतिक विशेषताएं। ये विशेषताएं होती क्या हैं? हम जो भी अपने आसपास देखते हैं उन्हीं चीज़ों को विशेषताएं कहा जाता है। जैसे माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, ये सारी क्या होती? ये सारी भौतिक विशेषताएं होती हैं जो ऑलमोस्ट सभी के सभी भारत में पाई जाती हैं। जैसे माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन्स, वैलीज, आइलैंड। आइलैंड मतलब द्वीप होता है, वैलीज घाटियाँ होती हैं। अब माउंटेन कहाँ पाए जाते हैं? होते क्या है माउंटेन? माउंटेन एक फेमस नाम सुना होगा अगर इंडिया में रहते हैं आप, द ग्रेट हिमालय। ये इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट में सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, जिसको बोलते हैं द ग्रेट हिमालयाज। फिर डेजर्ट, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट भी है, इसको थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। प्लेट्यूज, डेक्कन प्लेट्यू का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो आगे आपको बता देंगे डेक्कन प्लेट्यू कहाँ से कहाँ तक है, क्या है ये। फिर प्लेन्स कहाँ है? उत्तर भारत में, मतलब नॉर्थ इंडिया में जो जहाँ से गंगा रिवर फ्लो करती है उत्तराखंड से लेके जब ये नीचे आती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब में प्लेन्स ही पाए जाते हैं, मतलब मैदान ही पाए जाते हैं। और इसके ऊपर गंगा नदी के पार का जो मैदान होता है, पंजाब का मैदान, हरियाणा का मैदान, ये सब क्या है? ये सब प्लेन्स ही तो हैं। अब माउंटेन किस स्पेसिफिक फिजिकल फीचर को कहेंगे? माउंटेन हम इसको कह क्यों रहे हैं, क्या उसका मतलब माउंटेन? तो अगर इसको हम समझें कि माउंटेन जब कोई इस तरह का फीचर हम देखते हैं, मतलब जमीन से ऐसे उठा हुआ इस तरह का जब कोई फीचर हम देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं माउंटेन, जिसकी हाइट फ्रॉम द सी लेवल, उसकी कम से कम हाइट होनी चाहिए 1000 मीटर के अराउंड, उससे ज्यादा होनी चाहिए। उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हिल एंड माउंटेन। कम हाइट है तो हिल, ज्यादा है तो माउंटेन, जैसे माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए। ये हमारा क्या हो गया? माउंटेन। फिर डेजर्ट किसे कहेंगे? डेजर्ट होता क्या है? डेजर्ट पार्टिकुलरली उसको कहते हैं जहां पर बारिश कम होती है लेकिन इवापोरेशन ज्यादा होता है। इवापोरेशन का मतलब वाष्पीकरण। जो भी वहां की वाटर बॉडीज होती है, जहां जहां पानी अवेलेबल रहता है, वहां पे ज्यादा सनलाइट पड़ने के कारण, ज्यादा धूप पड़ने के कारण पानी गर्म होता है। पानी गर्म होके वो वेपर की फॉर्म में उड़ता जाता है ऊपर, जिसकी वजह से एक लंबे समय के बाद वहां पर पानी की कमी पड़ जाती है। और जहां पर ऐसी कंडीशन पाई जाती है उस जगह को बोलते हैं डेजर्ट। वहां पर स्पेसिफिकली बारिश कम होती है और इवापोरेशन ज्यादा होता है, उसी को डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर है प्लेट्यूज। प्लेट्यू क्या होते हैं? जैसे माउंटेन, कोई मैंने आपको बताया कि माउंटेन का फिगर ये वाला होता है कि इस तरह से कोई माउंटेन होता है। माउंटेन में जो उसका अपर पार्ट होता है, जो उसका टॉप पॉइंट होता है, वो थोड़ा नुकीला होता है। लेकिन अगर प्लेटिव की बात करें तो प्लेटिव को एक प्लेन टेबल की सहायता से समझ सकते हैं। जिस तरह की एक टेबल होती है, मतलब मेज में ऊपर का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, तो ऐसे ही आकृति को, ऐसे ही हम फीचर को प्लेटिव बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है प्लेन्स। प्लेन्स क्या होंगे? प्लेन्स बिल्कुल बराबर होते हैं, इनकी हाइट सी लेवल से थोड़ी ज्यादा होती है। अगर ज्यादा नहीं होगी तो ये समुद्र में ही डूब जाएंगे, तो इनको हम बोलते हैं प्लेन्स। स्पेशली अधिकतर जो जितने भी प्लेन्स पाए जाते हैं वो फर्टाइल होते हैं, वहां पर एग्रीकल्चर वगैरह की जाती है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। इंडिया में जितने प्लेन्स हैं, जैसे पंजाब प्लेन्स, हरियाणा प्लेन्स, हरियाणा के मैदान, इसके बाद में यूपी में गंगेटिक प्लेन्स या यूपी में जो मैदानी हिस्सा पड़ता है,
फिर वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के जो प्लेन्स हैं उनको लोअर गंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं। इसकी बात आगे करेंगे वीडियो में। फिर आते हैं वैलीज। अब ये वैलीज क्या होती हैं? वैलीज को हिंदी में घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाटी। घाटी होती क्या है? मान लो एक माउंटेन ये है, एक माउंटेन ये है, दो माउंटेन के बीच में जो ये वी शेप का बन रहा है, जरूरी नहीं कि वी शेप का बने, लेकिन अधिकतर जो माउंटेन में वी शेप का बन जाता है तो इसको ही घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाटी। मतलब दो कॉन्टिन्यूअस माउंटेन के बीच में जो जगह बची होती है उसे बोलते हैं घाटी या वैली बोलते हैं। कई बार ये वैलियां नदियों के द्वारा बना दी जाती हैं, क्योंकि नदी मतलब रिवर बहुत लंबे टाइम से बह रही होती है, वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तोड़ के आगे बढ़ना चाहती है। अगर वो तोड़ पाती है तो वैली बना सकती है, नहीं तोड़ पाती है तो नहीं बना पाएगी, अपना रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से निकल जाएगी। हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं अधिकतर वैली बनाती हैं, वो वी शेप वैली बनाती हैं। पॉइंट समझ में आया आपको? फिर नेक्स्ट आइलैंड्स। आइलैंड क्या होते हैं? आइलैंड हम स्पेशली उन्हें बोलते हैं जो एक छोटा सा लैंड मास, इतना भी छोटा नहीं है, कि जो छोटा सा लैंड मास चारों तरफ पानी से घिरा होता है। मतलब इसको यहां पर समझते हैं, जैसे ये हमारा कोई लैंड मास है, मतलब जमीन है हमारी ये, अब चारों तरफ क्या है? पानी, इसे बोलेंगे आइलैंड। अगर यही वाला लैंड मास मतलब यही वाला जमीन का टुकड़ा बहुत बड़ा हो, क्या हो? बहुत बड़ा हो, तो इसी को कॉन्टिनेंट कहा जाएगा। बहुत बड़ा और साथ में चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, तो इसे क्या बोला जाएगा? कॉन्टिनेंट बोला जाएगा। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में चलते हैं कि ये सारे फीचर्स, ये सारे भूदृश्य कैसे बनते हैं, इनके पीछे साइंस क्या है, हम इनको कैसे समझें। अब यहां पर है तो किसी न किसी तरह से बने भी होंगे, तो इसको बेहतर तरह से समझाने के लिए एक थ्योरी दी गई जिससे बोला गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी किसने थी, इसके पीछे रीजन क्या था, वो तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये फिजिकल फीचर्स की इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये थ्योरी दी गई थी। कौन सी थ्योरी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक, या इसको हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये थ्योरी किसी एक व्यक्ति ने नहीं दी, ये समय के साथ चलते चलते इस थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ। शुरुआत में सबसे पहले इस थ्योरी की ओरिजिन जो मानी जाती है वो मानी जाती है एक वेगनर का सिद्धांत आया था। मतलब अल्फ्रेड वेगनर एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी, इसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। व्हाट वाज द नेम? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी को 1912 में दिया गया था। इस थ्योरी में ये बताया गया था कि सभी कॉन्टिनेंट एक समय पे जुड़े हुए थे आपस में, और ऐसा बहुत लंबे समय के बाद में होता है। अब उस कॉन्टिनेंट का जो नाम था अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार उन्होंने उसको कहा था पैंजिया कॉन्टिनेंट। वो पैंजिया कॉन्टिनेंट, मान लो कोई कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट स्प्लिट होता गया, टूटता गया, और टूट के एक पहुंच गया नॉर्थ पोल की तरफ, दूसरा पहुंच गया साउथ पोल की तरफ। जो ऊपर वाला पार्ट था जिसको कहा गया अंगारा लैंड, दूसरे को कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? ऊपर वाले को अंगारा लैंड, नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड। इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। इंडिया के आसपास जो और भी लैंड मास थे वो थे साउथ अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका, साथ में ऑस्ट्रेलिया। ये सारे के सारे एक साथ में साउथ पोल के पास में जुड़े हुए थे, बिल्कुल वहीं पर नहीं, मतलब उसी रीजन के ऊपर ये आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता गया, जब ये मूव करती गई, मतलब ये आगे चलती गई, तब ये अलग अलग और भी टूट गए। साउथ अमेरिका अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया, इंडिया भी अलग हो गया। इंडिया पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका ये सब आपस में जुड़े हुए थे।
अगर किसी भी एटलस बुक को देखें तो वहां पर ये वाले मैप शुरुआत के 1-2 पेजों में बने हुए होते हैं, आराम से वहां पर इसको देख सकते हैं। जब फिर ये स्प्लिट हुआ, समय के आगे साथ साथ में इंडिया एक पहले इक्वेटर से नीचे था, इक्वेटर से जब नीचे रहने के बाद में धीरे धीरे ये ऊपर आता चला गया। अब इसकी करंट जो स्थिति है, जो लोकेशन है, वो बहुत बाद में आई और इसको भी कंप्लीट होने में बहुत लंबा समय लग गया, इसी को आगे बताया। और ऑस्ट्रेलिया भी इसी कॉन्टिनेंट के पास में था। अब अल्फ्रेड वेगनर ने यह देखा कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, अगर इनको आपस में जोड़ के देखा जाए क्या फिट हो सकते हैं, तो वेगनर को लगा कि हाँ, ये कॉन्टिनेंट आपस में फिट किए जा सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज को इन्होंने कहा जिग-जैग फिट। क्या कहा? जिग-जैग फिट। अब चाहे तो वर्ल्ड का मैप लीजिए, सारे कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ के देखिएगा। जो नॉर्थ अमेरिका है यूरोप से जुड़ जाएगा, साउथ अमेरिका अफ्रीका से जुड़ जाएगा, इंडिया मेडागास्कर ईस्टर्न अफ्रीका से जुड़ जाएगा, ईस्ट में ही लोअर पार्ट से साउथ अफ्रीका के पास में ये जुड़ जाएगा जाके। ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में इस तरह से इसको उलट के जोड़िएगा तो ये भी जुड़ जाएगा उधर ही। तो इसी चीज को उन्होंने बोला जिग-जैग फिट। इसके बाद में एक थ्योरी नई आई जिसको बोला गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो सिद्धांत था, जो थ्योरी थी, वो दी थी हैरी हेस ने। किसने दी थी? हैरी हेस ने। ये थ्योरी दी गई थी 1960s में। फिर इसके बाद में ये प्लेट के मूवमेंट की बात चलने लगी और इस बात को हैरी हेस की जगह जो मॉडिफाई करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। तो इस थ्योरी को देने में मेनली 3 व्यक्तियों का सबसे बड़ा योगदान था। और भी साइंटिस्ट थे इसमें, लेकिन मेनली यही थे, अल्फ्रेड वेगनर, हैरी हेस, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। लेकिन जब अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत दिया था तो उनको नहीं पता था कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दे रहे हैं, लेकिन बाद में वहीं से इसकी ओरिजिन मानी जाती है। ठीक है, अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब ये प्लेट है क्या? हम किसे प्लेट बोलेंगे? जिसमें खाना खाते हैं वो वाली? नहीं, वो तो प्लेट खाने के लिए होती है, यहां के लिए तो नहीं होगी। तो इसको समझने के लिए छोटे से डायग्राम को समझते हैं। अगर यहां पर देख लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है। अर्थ को एक जिस तरह से पिज्जा की स्लाइस होती है उस तरह से अगर काटा जाए वर्टिकली तो हमारा कुछ सेंटर से इस तरह से पार्ट निकलेगा। तो बाकी सबको इरेज कर लेते हैं। अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो है कोर, मेंटल थोड़ा ऊपर तक है, ये वाला है क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंटल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। इस तरह से कोर को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लोअर कोर, अपर कोर। तो जो प्लेट है, प्लेट किससे बनी है? प्लेट बनी है अपर मेंटल, क्रस्ट, इन दोनों को मिलाकर क्या बनी है? प्लेट, मतलब टेक्टोनिक प्लेट बनी है। अब ये मूव कैसे करती है? इसके नीचे पाया जाता है एंथोनोस्फीयर, जो पूरी तरह से सॉलिड स्टेट में नहीं है। अब इस स्टेट में है कि ये जो प्लेट है उसके ऊपर डूब नहीं पाती हैं, लेकिन मूव कर लेती हैं। जैसे पानी के ऊपर नाव मूव करती है, उस तरह से ये प्लेट मूव करती है। लेकिन इनके मूवमेंट की जो स्पीड है, मतलब इनके चलने की जो गति होती है, वो बहुत ही कम होती है। ऑलमोस्ट 1 साल में, अब ये सभी की बात नहीं है, लेकिन कुछ प्लेटों की अगर बात करें तो 1 साल में 2 से 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के आसपास ये मूव करती है। इसका एक लाइव एग्जांपल इस समय ये घटना घटित हो रही है अफ्रीका में। अफ्रीका में जो ईस्टर्न अफ्रीका है वो ब्रेक हो रहा है रेस्ट ऑफ द अफ्रीका से। तो उसकी बात अभी आगे हम करेंगे। अब ये जो प्लेट है ये क्या होती है? क्रस्ट और अपर मेंटल से बनी हुई लिथोस्फीयर का पार्ट होता है। ठीक है, ये प्लेट अगर इनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाए तो 2 तरह से कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट।
कॉन्टिनेंटल प्लेट उसे बोलेंगे जिसमें कॉन्टिनेंट हो या अधिकतर हिस्सा उसका कॉन्टिनेंट हो, पानी थोड़ा कम हो। ऐसा नहीं किसी प्लेट में पूरा पानी पानी होगा या पूरी तरह से कॉन्टिनेंट ही होगा, ऐसा नहीं होता है। इट मे बी बट मे नॉट बी। जिसका अधिकतर हिस्सा होगा उसको उसी प्लेट के नाम से जाना जाएगा। जैसे पैसिफिक प्लेट में अधिकतर हिस्सा पानी से घिरा हुआ है तो उसको बोलते हैं ओशनिक प्लेट। ओके, जितने भी इनको क्लासिफाई करने का बस एक ही रीजन था कि कॉन्टिनेंटल और ओशनिक में जो हैवी होती है वो होती है ओशनिक प्लेट, क्योंकि इतना सारा ओशन होता है, उसका पूरा भार पड़ता है किस पे? क्रस्ट और मेंटल पे, क्योंकि वहां पर इनकी चौड़ाई इनकी जो मोटाई होती है वो कम होती है। इस वजह से बहुत वजन हो जाती है। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए छोटा सा एग्जांपल कर सकते हैं। एक बकेट लीजिएगा, मतलब बाल्टी लीजिएगा, उसको पानी से भर के अपने सर पे रख के देखिएगा कि एक बाल्टी का जब इतना वजन है, एक बाल्टी का जितना वजन है तो पूरे ओशन का कितना वजन होगा जितने पार्ट में वो प्लेट है। तो इसी वजह से इसके कंपैरिजन में ये वाली प्लेट हैवी होती है और ये वाली उतनी हैवी नहीं होती। जब दोनों आपस में मूव करती हैं, मूव करने के पार्ट को तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है। इनके मूवमेंट को तीन तरह से बताया गया है। कन्वर्जेंट बाउंड्री, क्या बोला? कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरी है डाइवर्जेंट बाउंड्री, तीसरी है ट्रांसवर्स बाउंड्री। अब कन्वर्जेंट क्या है? जब प्लेटों का मूवमेंट, मान लो हमारा हाथ ये वाला एक प्लेट है, ये वाला भी एक प्लेट है, जब ये जो हमारे हाथ है दूर दूर है, इस तरह से जब कोई प्लेट मूव करती है, मतलब दोनों प्लेट एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में आती है, वापस से देखिएगा इस तरह से आती है, तो इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्री। हिंदी में इसको बोलेंगे अभिसारी सीमा। क्या बोलेंगे? अभिसारी सीमा। इसका डायग्राम यहां पर बना हुआ है। जो यहां से लेके यहां तक का जो डायग्राम है ये है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। किसका? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। साथ में रिपीट करिएगा तो इसकी वजह से आपको ये नाम याद भी हो जाएंगे और बाद में केवल आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब इसमें समझते हैं, जो हमारा ये वाला हिस्सा है ये है लिथोस्फीयर का। इसमें क्या क्या है? क्रस्ट है और मेंटल है। हमारी लिथोस्फीयर की ये प्लेट ऐसे आगे मूव कर रही है, ये आगे ऐसे मूव कर रही है, ये प्लेट वजन है, ये प्लेट हैवी है। हैवी होने की वजह से इस वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट होती जाती है। सबडक्शन का मतलब है कि इसके नीचे जाती रहती है। और ये है क्या? जो रेड वाला डॉटेड पार्ट बनाया हुआ है ये है ये है एंथनोस्फीयर। एंथनोस्फीयर वही पार्ट है जो एक मॉल्टन स्टेट में होता है, पूरी तरह से मॉल्टन भी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है ना पूरी तरह से सॉलिड है ना पूरी तरह से लिक्विड है, तो उस स्टेट में है। और ये होता है अपर मेंटल के नीचे। एंथोनोस्फीयर जो होता है अपर मेंटल के नीचे होता है। तो ये वाला हमारा पार्ट क्या था? ये हमारा था एस्थेनोस्फीयर। इस पार्ट का नाम एस्थेनोस्फीयर है। गलती से मेरे मुंह से एंथनो निकल गया तो इसको करेक्ट कर लेना। एस्थेनोस्फीयर इसको बोलते हैं, जो हमारा मॉल्टन स्टेट में देखते पार्ट होता है। तो जब ये आगे मूव करेगी तो ये नीचे इसके चली जाती हैं और नीचे जाने के बाद में ये थोड़ा गलने लगती है। फिर जो नीचे का लावा होता है इसको लावा भी नहीं बोलेंगे, इसको मैग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्मा। लावा इसके बाद में कब बोलेंगे अभी आपको बताते हैं। जब नीचे चली गई, गल जाती है, गलने के बाद में ये थोड़ा जहां पर से इसको जगह मिलती है वहां पर से निकलने की कोशिश करती है। अब जब आप खुद ही बताइए, जब किन्हीं दो प्लेटों का टकराव होगा तो थोड़ी बहुत मोड़ें तो आएंगी, क्योंकि ये तो नीचे जा रही है, ये है ऊपर। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी आपके घर में मिठाई अगर बनाई जाए, दीपावली पे अधिकतर बनाई ही जाती है मिठाई, दीपावली पे या होली पे, तो इसमें एक चीज देखेगा, जब मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, जब बारी इसको निकालने की आती है, जब नीचे चाकू लगाते हैं तो मिठाई के ऊपर थोड़ा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ने लग जाते हैं,
तो वो स्ट्रक्चर्स यहां पर भी होंगे। क्या यहां तो पूरी की पूरी प्लेट आधी की आधी नीचे चली जा रही है, तो जो ये वाले स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे यहाँ पर, तो ऐसे में चांसेस ये रहते हैं कि कहीं पे लूज रह जाते हैं, मतलब कहीं पे ये लिथोस्फीयर उतना हार्ड नहीं है, उतना रॉकी सरफेस का नहीं है कि उतना मजबूत अपना जितना पहले था। तो इसी का फायदा मिलता है इस मैग्मा को। मैग्मा को मौका मिल जाता है। अब जब जानते हो किसी को अगर मौका मिला वो चौका जरूर मारेगा। इसको मौका मिला, ये ऊपर से निकलने की कोशिश किया। अब जहां पर इसको जगह मिल गई, ऊपर से निकल आया, तो ये बन जाता है वैल्कनो। मतलब हमारी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में वैल्कनो होते हैं। क्या होते हैं? वैल्कनो भी होते हैं। और जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हैं हमारे, मतलब ये वाले स्ट्रक्चर इस तरह से, इन्हें बोलते हैं माउंटेन्स। क्या बोलेंगे? माउंटेन्स। इनके बीच की जो ये जगह होगी, दो माउंटेन के बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं वैली, जो हमारा यहां पर था। इसके बाद वोल्केनो हो गया, माउंटेन हो गया। फिर जो यहां पर जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाती है तो कुछ जगह होती है जहां पे इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। अब लंबे समय के बाद में अगर ये ज्यादा ऊंची है, ये अगर ज्यादा ऊंची है तो इस पे ग्लेशियर्स वगैरह बन सकते हैं। तो ग्लेशियर बन जाएंगे तो हो सकता है कहीं से ये सेडिमेंट्स लेके आए। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्स छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मिट्टी के, बालू के, पेड़ पौधे, इन सब के जो पार्ट बचा रह जाता है, जो सड़ जाता है, गल जाता है, नदी का पानी वो अपने साथ लेकर आ जाता है और वो जहां पर उसको जगह मिलती है वो उस जगह पर जमा होता जाता है। ये यहाँ पर जमा होता गया, तो ये सेडिमेंट्स जमा होते रहते हैं। ऐसा हमारे इंडिया में हुआ था, इसलिए इसको थोड़ा और डिटेल में बता रहे हैं। जब इंडिया में हिमालय पर्वत इस तरह से उठ गया, हिमालय पर्वत 4 बार में उठा था। एक जो हिमालय के बनने से पहले ट्रांस हिमालय बन गया था, फिर इसके बाद में ग्रेट हिमालय, फिर मिड हिमालय, और देन जो हमारा सबसे छोटा वाला जो रेंज है शिवालिक रेंज बनी थी इसके बाद में। उसके अब जब इतना ऊंचा हिमालय उठ गया तो उसके ऊपर ग्लेशियर्स भी हो गए। ग्लेशियर्स कैसे बनते हैं इसकी बात हम किसी और वीडियो में करते हैं। अभी तक ये मान लेते हैं कि उसके ऊपर ग्लेशियर बन गए। जैसे कि आप इसको ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। ऐसे बहुत सारी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे माउंटेन्स हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं, यही बन जाते हैं एक सोर्स नदियों के बहने का। गंगा रिवर जो हमारी है ये ग्लेशियल रिवर है, मतलब ये ग्लेशियर से निकलती है। इसको मेनली कंसीडर करते हैं कि ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ऐसे इसमें सेडिमेंट्स जमा होने लगे। जब सेडिमेंट्स खूब जमा होने लगे तो इसका भार, इसका कुछ वजन भी तो होगा। ये वजन धीरे 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 और बढ़ता गया और ये नीचे धंसता चला गया। फिर और भी आगे आने वाले समय के बाद, अब उस समय यहाँ पर पानी था, उस समय तैतीसी यहाँ पर हुआ करता था और तैतीसी में सारे सेडिमेंट्स जमा हो रहे थे। तैतीसी समय के साथ साथ में जो सी लेवल था वो नीचे घटता चला गया और ये पीछे हट गया तैतीसी। अब यही सारे सेडिमेंट्स बाद में इन्हें प्लेन्स के रूप में जाना गया, जिन्हें आज हम लोग गंगेटिक प्लेन के नाम से जानते हैं या नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन के नाम से जानते हैं। नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन में ही एक हिस्सा है गंगेटिक प्लेन जो हमारे इंडिया में ही है, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है। तो ये प्लेन भी बन गए, मतलब एक ही घटना से कितनी चीजें बन गई। माउंटेन बन गया, वैली बन गई, वोल्केनो बन गया और इसके अलावा प्लेन भी बन गया। ये हो गई कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात। अब करते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वो होती है जब मान लो 2 प्लेटें हैं, जब ये 2 प्लेटें दूर जाएं एक दूसरे से, जब ये प्लेटें दूर जाएंगी एक दूसरे से तो इसको कहा जाएगा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इस कंडीशन में भी नीचे मैग्मा को चांस मिलेगा ऊपर निकलने के लिए, लेकिन इतना स्लो होगा कि
ये बहुत धीरे धीरे आएगा। और हाँ, जब मैग्मा ऊपर निकल आता है, पृथ्वी पर आकर जमा हो जाता है और ठंडा हो जाता है, तब उसको लावा बोला जाता है। उसके पहले क्या कहते हैं इसको? उसके पहले इसको कहते हैं मैग्मा। अब डायवर्जन प्लेट बाउंड्री की बात कर रहे थे, एक प्लेट इधर गई, एक प्लेट इधर आई, तो इसमें जो हमारा बना वो बना रिफ्ट वैली। क्या बना? रिफ्ट वैली। अगर इसी रीजन में खूब बारिश वगैरह भी होती है तो बारिश का पानी इनमें जाके भर जाता है, और ऐसी ही जगहों में भरा हुआ पानी, उसे हम कहते हैं रिफ्ट वैली लेक्स, जो कि अफ्रीका में है। अफ्रीका में इसी का एग्जांपल है। अफ्रीका में डायवर्जन प्लेट बाउंड्री बन रही है, जिसमें बहुत सारी लेक्स हैं, जिसमें मलावी लेक है, टंगानिका लेक, इसके अलावा एडवर्ड, और भी इसी तरह की कई सारी लेक्स वहां पर पाई जाती हैं। तो ये हो गया हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और इसी से हमारे अटलांटिक ओशन में मिड ओशनिक रिज भी बनी हुई है। मिड ओशनिक जो रिज है, उसमें जो हमारा अटलांटिक ओशन में जो पाई जाती है, उसमें भी ये दो प्लेटें डाइवर्ज हो गई थी। और इसमें एक और चीज होती है, जब एक ही प्लेट दो हिस्सों में टूट रही है तो इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ प्लेट्स, या नई प्लेट का निर्माण। इसमें न्यू जो टेक्टोनिक प्लेट होती है वो बन जाती है। थर्ड इसका टाइप है ट्रांसवर्स बाउंड्री, जो कि ये है ट्रांसवर्स बाउंड्री। ट्रांसवर्स बाउंड्री में अगर ये दो प्लेटें हैं तो इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है, एक इस साइड मूव करेगी, दूसरा इस साइड मूव करेगी, तो इसमें ना कोई नई प्लेट बनती है, ना कोई पुरानी प्लेट बिगड़ती है, बस आपस में फ्रिक्शन होता है, घर्षण बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें भी रिफ्ट और लीनियर वैली मिल जाती हैं, जैसे कि है सैन एंड्रियाज, जो कि कैलिफोर्निया में रिफ्ट वैली है। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। इसके आगे वीडियो में हम इसकी और चर्चा करेंगे। वर्ल्ड की सारी टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जानेंगे, कौन सी कहां पर है वर्ल्ड में। इनको जो कैटेगराइजेशन किया गया, ये मेजर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। उनके नाम केवल आज हम आपको बता देते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इसके बाद अफ्रीकन प्लेट, ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंट के ही नाम पर है। अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन के बाद में यूरोप और एशिया को मिला के एक प्लेट है, जिसको बोलते हैं यूरेशिया प्लेट। क्या बोलेंगे? यूरेशिया प्लेट। फिर इसके बाद में है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इसके बाद में पैसिफिक प्लेट। कितनी हो गई? दोबारा से काउंट करेंगे। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशिया प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, एक बची हुई है, एक अंटार्कटिक प्लेट। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।